हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक बीटा फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन। तो अभी हम बीटा फंक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक जिसमें हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा, तो आप सभी उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। लेक्चर क्रमांक अनुसार सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप उन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सरल भाषा में सारे टॉपिक्स समझाए गए हैं। एक एक डेफिनेशन, एक एक कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझाए गए, अनेक सारे सवालों के साथ। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ रीमान इंटीग्रेशन के भी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं, तो उनको भी आप देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप बहुत सारे वीडियोस देखिएगा इसके पहले के यूनिट्स के। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा ये चैनल। साथ ही साथ आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बीटा फंक्शन। तो दोस्तों देखिए, ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की घात m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की घात n-1 dx, ये जो इंटीग्रल है इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर m और n दोनों ही 0 से बड़े हैं, अर्थात m और n दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये जो बीटा फंक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, b फिर ब्रैकेट में m n। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा फंक्शन इज इक्वल्स टू इतना, इस इंटीग्रल द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है और इस तरीके से व्यक्त करते हैं, और इस इंटीग्रल द्वारा इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। यहाँ पर m और n जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियोस में, यानी कि जब हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस के बारे में जांच की थी। तो बीटा फंक्शन जो है कन्वर्जेंट कब होता है? जब m और n दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, m और n दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ तभी ये बीटा फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बीटा फंक्शन को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड या फर्स्ट यूलर्स इंटीग्रल। ठीक है, तो इस नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। तो इस बात को भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले, वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ हम लोग फिलहाल दो प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियोज में हम देखते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब सममिति का गुणधर्म। तो सममिति मतलब ये है कि अगर आप बीटा एम एन लिखा है तो उसका बीटा एन एम भी लिख सकते हो, अगर कहीं मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप अपने सवालों को सरल तरीके से बना सकते हो, कभी जरूरत पड़ गई तो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो बीटा एम एन इजिकल्स टू बीटा एन एम, यानी कि बीटा फंक्शन जो है वो एम और एन में सम्मित होता है। बीटा फंक्शन जो है एम और एन में सिमेट्रिक होता है, अर्थात एन और एम की अदला बदली करने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे हुआ सर? तो इसका प्रूफ हम लोग चलिए देखते हैं। बीटा एम एन की डेफिनेशन अनुसार ये वाला इंटीग्रल से इसको डिफाइन करके, तो ये वाला इंटीग्रल मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, निश्चित समाकल के गुणधर्मों में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि 0 टू a का इंटीग्रल जब रहता है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये x के स्थान पर हम लोग a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये इसका गुणधर्म है, निश्चित समाकल का प्रगुण है। ठीक है, तो x के स्थान पर ये जो a लिखा है अपर लिमिट में a माइनस एक्स करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रगुण हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो कैसे अप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे x के स्थान पर a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x के स्थान पर a माइनस, तो a के स्थान पर आपको यहाँ 1 दिख रहा है,
तो 1 माइनस एक्स, इस तरीके से हम लोग लिखे हैं। तो 1 माइनस एक्स के घात में कितना हो गया, m माइनस वन, और यहाँ पे भी x के स्थान पर 1 माइनस है, तो ये 1 माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, देखो ये 1 माइनस है, देखो यहाँ पे पहले से लिखा है, ये देखो ये 1 माइनस पहले से लिखा है, और इस x के स्थान पर 1 माइनस एक्स हम लोग लिख रहे हैं, ये गुणधर्म कहता है। ठीक है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है ना भाई, ये अगर समाकलन हो इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तब ऐसी स्थिति में हम x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो जो नया इंटीग्रल तैयार होगा वो इसी के बराबर होगा। तो हम लोग x के स्थान पर 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस वन प्लस एक्स, यानी कि 1 1 कट जाएगा और x बचेगा, x के घात में n माइनस वन को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, और 1 माइनस एक्स के घात में m माइनस वन को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सर ये तो हूबहू इसी के जैसा नजर आ रहा है, बस फर्क किस बात का नजर आ रहा है, m के स्थान पर अब n नजर आ रहा है और n के स्थान पर अब m नजर आ रहा है, बाकी स्वरूप वैसा ही है, x यहाँ पे भी x, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो सब उसी जैसा ही दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 0 टू 1, सब कुछ वैसा ही है, बस क्या फर्क दिख रहा है आपको कि m और n की भूमिकाएं बदल गई हैं, m और n के स्थान बदल गए हैं, m और n के रोल बदल गए हैं। तो यदि आप इसको बीटा एम एन पुकारते हैं तो उस हिसाब से इसको क्या पुकारेंगे, बीटा एन एम ही तो पुकारेंगे ना, ये बीटा एम एन है, बीटा एम एन, तो एम एन है तो एक्स के घात में एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स के घात में एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या है, एक्स के घात में एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स के घात में एम माइनस वन, तो अगर ये बीटा एम एन है तो ये क्या होना चाहिए, फिर बीटा एन एम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिद्ध किया कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, आपको उसके पैटर्न को बस देखना है ना भाई, इसको हम लोग बीटा एम एन बोलते हैं, तो उस हिसाब से इसको क्या कहना चाहिए, बीटा एन एम कहना चाहिए, क्योंकि एम के स्थान पर एन और एन के स्थान पर हमको एम दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी सिद्ध हुआ। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, बीटा एम एन है ना भाई, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन प्लस वन और बीटा एम प्लस वन कॉमा एन। ठीक है, तो ये भी सिद्ध करना है दोस्तों, तो चलिए टेकिंग राइट हैंड साइड लेते हैं अपन, ये दोनों को अपन लेते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, देखो यहाँ पे बीटा एम कॉमा एन प्लस वन लिखा है, एम कॉमा एन प्लस वन, इसका मतलब ये है कि देखो भाई डेफिनेशन में बीटा एम एन, तो जब m रहता है तो 1 माइनस एक्स के घात में n माइनस वन होता है, जितना यहाँ लिखा है उतना माइनस वन है ना भाई, जैसे यहाँ m लिखा है तो यहाँ पे m माइनस वन, यहाँ n लिखा है तो घात में यहाँ n माइनस वन। अब यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ m लिखा है तो ये तो x के घात में m माइनस वन होगा, किंतु ये n प्लस वन लिखा है तो 1 माइनस एक्स के घात में n प्लस वन माइनस है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जितना यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स के घात में उतने से एक कम, तो यहाँ n प्लस वन अगर लिखा है तो n प्लस वन से एक कम, और वैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बीटा m प्लस वन कॉमा एन, m प्लस वन कॉमा एन, यानी कि अब क्या होगा, x के घात में देखो जब m रहता था तो x के घात में m माइनस वन होता था, है ना भाई, और जब m प्लस वन रहेगा तो x के घात में m प्लस वन माइनस हो, m प्लस वन माइनस वन होगा, और यहाँ सिर्फ n लिखा है तो 1 माइनस एक्स के घात में n माइनस वन, सीधी सी बात है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स के घात m माइनस वन, 1 माइनस एक्स के घात में n, यहाँ पे x के घात m, 1 माइनस एक्स के घात में n माइनस वन। तो मैंने क्या किया, समाकलन को कॉमन ले लिया, इधर dx कॉमन और ये इधर से ऐसे लिख, अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, यहाँ पे x के घात m माइनस वन है, यहाँ पे x के घात m है, तो दोनों से x के घात m माइनस वन कॉमन निकल सकता है, दोनों से x के घात m माइनस वन कॉमन निकल गया, तो एक सिंगल x यहाँ बचेगा, ये देखो बचा है, और वैसे ही 1 माइनस एक्स के घात में यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स के घात में n माइनस वन है, तो 1 माइनस एक्स के घात, यहाँ कम घात है ना तो कम घात वाला कॉमन निकल सकता है, तो 1 माइनस एक्स के घात में n माइनस वन कॉमन निकल गया, तो इधर एक सिंगल 1 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि n माइनस वन घात कॉमन निकला है, ये तो n घात है तो एक घात बचेगा, यानी 1 माइनस एक्स के घात में 1, यानी 1 माइनस एक्स यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे x के घात m है, कॉमन क्या निकला, x के घात m माइनस वन, तो यहाँ सिंगल x बचेगा, तो x कटेगा और 1 बचेगा, तो 1 इंटू इतना है ना इतना, और गौर से देखो ये कौन है, ये बीटा फंक्शन है, बीटा एम एन, तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है दोस्तों।
तो ये दूसरा प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहला प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपने समझा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी और अनेक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप अनेक सारे वीडियोस देखिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।